हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो वीडियो है ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि हमारा पेड बैच चल रहा है। इसका आज ये तीसरा लेक्चर है। जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे जो सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इनको हम कैसे पहचाने अपने सेंटेंस में, है ना। तो ये सब कुछ हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें देखा था। अच्छा, ये जो हमने देखा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसी के बेसिस पर जो आज का लेक्चर है वो टिका हुआ है। ठीक है, यदि आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये जो तीन चीजें यदि आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आज का जो लेक्चर है ना ये आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस, क्लॉजेस और प्रेडिकेट के बारे में कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, कुछ बच्चे ना इस टॉपिक को मिस करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है लास्ट तक, क्योंकि उनको देखने में ऐसा लगता है या फिर जब वो पढ़ते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको ना इसको ऐसे वे में बताऊंगा कि आज के बाद ना आप इसे कभी भूलोगे ही नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो जाओ। यदि आप इंग्लिश के टच में रहोगे ना तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। तो हमने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रेडिकेट और मेन वर्ब, ये जो होती है इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। अब देखिए यहां पर ये 5 सेंटेंसेज हैं। राहुल कपड़े धो रहा है। अच्छा, यदि हम पिछली क्लास को देखें तो हम किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी वर्ब आती है और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। ये होता है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला स्ट्रक्चर। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है राहुल कपड़े धो रहा है, तो यहां पर लिखा हुआ है राहुल इज वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राहुल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, वर्ब यानी कि वॉशिंग, और क्लॉथ्स में एक तरह से आपके कपड़े आ जाएंगे। ठीक है, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम। ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट एक तरह से, देखिए वैसे तो ऑब्जेक्ट होम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पर फिर भी आप इसे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स में काउंट कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, मम्मी खाना बना रही है तो बोल सकते हैं मम्मी इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो मम्मी यहां पर एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, इज क्या हो जाएगा, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कुकिंग आपकी वर्ब और फूड यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 4th नंबर का और 5th नंबर का जो सेंटेंस है वो है ना। अब यहां पर हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज हमने पिछली क्लास में सीखी थी। अब ये जो सेंटेंस बना है ना, अब जैसे राहुल इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, अब ये जो सेंटेंस बना है इसी सेंटेंस के अंदर आपके जो फ्रेजेस हैं, क्लोजेस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस के अंदर पाए जाते हैं। अब उनको हम ढूंढेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या मतलब किसको हम क्लोज कहेंगे, किसको फ्रेज कहेंगे, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको इनकी सबकी डेफिनेशन याद ही होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो हमें समय के बारे में बताती है ना, किसी भी सेंटेंस के समय के बारे में बताने वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे यहां पर इज है तो इज को देखते ही हमें पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। यहां पर इज है, प्रेजेंट है, इज है, प्रेजेंट है, तो इज एम आर से हमें क्या पता चलता है, प्रेजेंट का है। वाज वर होगा तो हमें पास्ट का पता चलेगा, हैज हैव होगा तो फिर से हमें प्रेजेंट का पता चलेगा, डू डज होगा तो हमें प्रेजेंट का पता चलेगा, डिड होगा तो हमें लगेगा कि हमारा सेंटेंस पास्ट का है ना, हैड होगा तो पास्ट का है, विल होगा तो फ्यूचर का है, विल भी होगा तो भी फ्यूचर का है, विल हैव होगा तो भी फ्यूचर का है, विल हैव बिन होगा तो भी फ्यूचर का है। तो यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब से हमें समय के बारे में पता चल रहा है, सब्जेक्ट से हमें यह पता चल रहा है कि काम को कर कौन रहा है, ये जो काम दिखाया गया है ना सेंटेंस में, जो काम दिखाते हैं वो काम कर कौन रहा है, कौन सा वो व्यक्ति है जो उस काम को कर रहा है, वो हमें सब्जेक्ट से पता चलता है। वर्ब ये है कि काम क्या हो रहा है ना, वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है वही तो है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मतलब है कि, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट काम को कर रहा है ना, वो जो क्रिया हो रही है, वो जो काम हो रहा है, उसका असर किस वस्तु पर पड़ रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीजें हमें पहले से पता है क्योंकि पिछली क्लास में हमने इनको देख लिया था, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ेंगे क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में, ठीक है। उससे बाद देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको आप जानती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम फ्रेज और क्लॉज के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में ये वाली, और फ्यूचर में ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उनका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। और सेंटेंस को यदि हमें पहचानना है तो इनसे ही हम पहचानेंगे। कहीं पर भी हमें सेंटेंस में वाज वर्ड दिखेगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये तो पास्ट का सेंटेंस है। किसका है, पास्ट का सेंटेंस है। कहीं पर यदि विल होगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये जो सेंटेंस है ना ये हमें फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे किसके बारे में, फ्रेजेस के बारे में, कि ये फ्रेजेस होते क्या हैं। देखिए ये जो फ्रेजेस है ना ये मतलब ऐसा कोई हुआ नहीं है कि भैया आपके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा सा है, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेजेस क्या होता है, देखिए अब मैंने एक सेंटेंस बनाया, क्या बनाया, ही इज स्टैंडिंग, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग, अब आगे लिख देते ऑन द टेबल, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया कि वह टेबल पर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ठीक है, वह टेबल पर खड़ा हुआ है। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, इस सेंटेंस को बनाने में देखिए कितने वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ी है, 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड्स की हमें मतलब जो वर्ड्स हैं उनकी जरूरत पड़ी है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। अब इसमें से इस सेंटेंस में से 2 या 2 से ज्यादा, जैसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं ना, तो क्या होता है ये जो फ्रेज है ना ये आपका वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ये मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 वर्ड तो मिनिमम होने चाहिए, किसी भी ग्रुप में 2 तो होती है, जब तो ग्रुप बोलेंगे। अगर उसमें 2 से भी ज्यादा मतलब एक ही होगा तो फिर ग्रुप कहां रह गया, है ना। अब जैसे मैं अकेला खड़ा हूं तो मैं कोई ग्रुप में थोड़ी हूं, मेरे साथ एक और होगा, एक से ज्यादा और होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तभी तो हम ग्रुप में माने जाएंगे ना कि भाई वहां एक ग्रुप है टीचर्स का, है ना। अब यहां पर क्या है कि ये क्या होता है, फ्रेज एक क्या होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स का ग्रुप है ना इसमें क्या, ये जो ग्रुप है इसमें होना क्या चाहिए, यदि आप इसको फ्रेज को समझे तो क्या होना चाहिए। देखिए ये जो ग्रुप है इसमें एक तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब, ये जो 2 चीजें होती हैं। अब सब्जेक्ट और वर्ब तो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इसलिए मैं अब वीडियो जब मैंने शुरू की थी आपको सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हमारा जो लाइन है ये सेकंड नंबर का, ये कहना क्या चाहता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होनी चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा कि मान लो वर्ब वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, चल जाएगा, दोनों एक साथ ना हो, ऐसा ना हो कि उसमें सब्जेक्ट भी आ जाए और वर्ब भी आ जाए, नहीं, एक होगा। यदि सब्जेक्ट अकेला है वर्ब नहीं है चल जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों का जो मिली भगत है वो सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसको फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये देखिए ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि देखिए ये तो ही है हमारा सब्जेक्ट है ना, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो अब ये लाइन हमारी बता रही है कि भैया सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने सब्जेक्ट गायब कर दिया, तो चलिए इसको गायब कर देते हैं ना। तो हम यहां से सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो ये लीजिए हमने सब्जेक्ट को कर दिया गायब, ठीक है। सेंटेंस ये जैसा बोल रहा है वैसा हम करेंगे, सब्जेक्ट को हमने गायब कर दिया, उसके बाद बोला इसने वर्ब भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर लिखा हुआ है वर्ब, अब ये जो वर्ब है ना ये यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज मार वाज वर्ब, ये सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जो सब्जेक्ट काम करता है ना, तो ये भी नहीं लिखा हुआ, इसने डायरेक्ट लिख दिया कि भैया वर्ब, हमें वर्ब से लेना देना है, वर्ब। अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या कोई सी भी वर्ब है, होनी नहीं चाहिए जब आप उस फ्रेज को बना देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इज एम तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है और स्टैंडिंग एक तरह से आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया ये दोनों भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होने चाहिए। तो देखिए मैंने इन दोनों को गायब कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब हमें ये क्या कहना चाहता है कि चलो हमने इतना कर दिया, ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखते। अब जो ये फ्रेज है ना इसके बारे में एक लाइन और ऐड की है कि चलो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो फ्रेजेस होते हैं ना ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखते, मतलब कुछ अर्थ तो रखते हैं
लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस ये नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत तो देंगे। अब ये जब सेंस देंगे ना तो वो अधूरा रहेगा, कंप्लीट तो होगा नहीं। अब अधूरा रहेगा तो हमसे जब कोई अधूरी बात करता है तो हमारे मन में ऐसा नहीं आता यार पूरी तो बता, आगे क्या मतलब क्या है आगे, है ना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। अब ये जो फ्रेज, ये जो उस सेंटेंस में जो वर्ड्स बचे हैं, क्या क्या बचा है, ऑन द टेबल, ये बचा हुआ है बस। अब ऑन द टेबल का मतलब है टेबल पर, ऑन द टेबल का मतलब क्या है, टेबल पर। अब मैं किसी से बोलने लगूं ऑन द टेबल, ठीक है, ये मैं किसी से बोल दूं। अब ये मान लीजिए मैं किसी से बोल दूं या फिर किसी को एक कॉपी के पेज में लिख के किसी को गुड़मुड़ी करके ऐसे दे दूं, ले भाई इसे पढ़ ले। अब मैं उसने पढ़ा ऑन द टेबल, उसके मन में आएगा भाई क्या टेबल पर क्या, है ना। तो देखा आपने ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, हमें दे रहा है कोई, नहीं दे रहा। ऑन द टेबल, क्या टेबल पर क्या, क्या है टेबल पर, है ना। जैसे बोलते हैं ना हवेली पर आ जाना, क्या है हवेली पर, देखा होगा आपने डायलॉग। तो ऑन द टेबल मतलब टेबल पर क्या, तो मतलब ये क्या है, इसमें देखिए ना तो आपका सब्जेक्ट है ना आपकी वर्ब है, और ये अपने आप में अर्थ भी दे रहा है, टेबल पर, है ना। टेबल पर या फिर मेज पर आप बोल सकते हैं, मेज पर। तो ये अपने आप में एक अर्थ दे रहा है ना ऑन द टेबल, लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, अधूरा अर्थ है ना। तो यही होता है आपका फ्रेज। क्या होता है, फ्रेज। इतने अच्छे से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, समझ में आ गया ना फ्रेज क्या होता है। तो ये है इसकी मतलब एक तरह से एक्सप्लेनेशन जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ऑन द टेबल, टेबल पर, लेकिन टेबल पर क्या ये हमें पता ही नहीं है। आगे देखिए, अब ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें से पढ़ेंगे, पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं। जैसे कि ही इज इन द क्लास, ही इज इन द क्लास। अब इसमें से हमें जरूरी नहीं है कि हर बार हम उसको मिटा दें, मिटाएंगे नहीं। अब इस सेंटेंस में से कोई आपसे बोलने लगे कि भैया बताओ इस सेंटेंस में से क्लोज का जो वर्ड है वो क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेज का जो वर्ड है वो क्या है ना। देखिए फ्रेज का कौन सा वर्ड है इसमें से, तो पहले तो फ्रेज का वर्ड क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, तो सिंगल वर्ड तो कभी आएगा ही नहीं, दो आएंगे या दो से ज्यादा आएंगे। पहले हम सब्जेक्ट और जो वर्ब है इन दोनों को हटा देते हैं, हमने ही और इस दोनों को गायब कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या, इन द क्लास, क्लास में, इन द क्लास, क्लास में। इसकी हिंदी क्या बनेगी, है ना। चलिए इसको एक बार मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन द, ही इज इन द क्लास, मतलब वह क्लास में है, वह क्लास में है ना, वह क्लास में है, ही इज इन द क्लास। अब हमने ही इज को तो हटा दिया, बचा क्या, इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि ही सब्जेक्ट, इज आपके हेल्पिंग वर्ब, इन द क्लास मतलब क्लास में। भाई क्लास में क्या, क्लास में क्या, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक तरह से फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। दे आर ऑन द रूफ, मतलब वे रूफ पर हैं, ठीक है। अब दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, दोनों को हटा दो, बचा क्या, ऑन द रूफ। तो ये क्या है आपका, ये आपका इस सेंटेंस का फ्रेज है, ठीक है। दैट मे बी ऑन द टेबल, वह टेबल पर हो सकता है, दैट मे बी ऑन द टेबल, वह मेज पर हो सकता है। तो दैट ये सब्जेक्ट है, मे बी आपका क्या है, मे बी आपका मॉडल वर्ब है, ऑन द टेबल ये बचा, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका इसमें क्या हो गया, फ्रेज हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्रेजेज है ना इनके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। वैसे तो आपको देखिए ये जो ग्रामर का टॉपिक है ये अंदर की बात है, वैसे तो स्पोकन इंग्लिश में इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि कभी आप आगे आपके सामने टॉपिक आ जाए तो आप घबराओ नहीं, है ना। समझ में आ गया। तो अब ये जो सेंटेंसेस थे, इन द क्लास, ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, इनमें क्या है, जैसे इन द क्लास, क्लास में, ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द टेबल, मेज पर। अब ये क्या है, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, 3 वर्ड है कम से कम इनमें सब में, है ना। तो ये क्या है, ये आपके इस सेंटेंस के क्या हो जाएंगे, फ्रेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेजेस को आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब ये जो फ्रेजेस है ना, ये जो फ्रेजेस हैं इनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स को भी हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि अभी तक हमने सीखा क्या क्या है। आपको फ्रेज को पहचानते टाइम कुछ बातें याद रखनी है कि ये जो फ्रेज है ना ये सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस का पार्ट ही तो था वो पीछे जो हमने अभी सीखा था, है ना। देखिए ये था पूरा सेंटेंस, ही इज इन द क्लास, दे आर ऑन द रूफ, दैट मे बी ऑन द टेबल। ये पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट ही तो है ये, है ना, छोटा सा भाग है, छोटा सा हिस्सा है हमारे सेंटेंस का। तो एक तो ये बात हमने सीखी है कि फ्रेज सेंटेंस का एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है।
जो फ्रेज है वो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का एक हिस्सा है। वही बात है जो पहले लिखा हुआ है वो यहां पर लिखा हुआ है कि स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच का मतलब ये नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जो पढ़ रहे थे वो वाली स्पीच उठा के ले आए। स्पीच का मतलब है, अब मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूं स्पीच, यानी कि जो हम वाक्य बोल रहे हैं, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जो हम भाषण दे रहे हैं, ये सब के सब हर एक सेंटेंस आपका स्पीच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही है। फ्रेज क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि स्पीच है, वाक्य का एक हिस्सा है। अब हमारे सेंटेंस को मिलकर कौन कौन से बनेंगे? फ्रेज और क्लोजेस मिलकर सेंटेंस को पूरा करते हैं। ठीक है, परंतु अगर फ्रेजेस को अकेले देखा जाए तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रखते। ठीक है, फ्रेजेस क्या नहीं रखते? अकेले यदि फ्रेजेस को देखें तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं। बाकी जब क्लोजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे तो इनके बारे में आगे सीखेंगे। ये सेंस तो देता है पर संपूर्ण सेंस नहीं देता है ना। ये भी हमने सीख लिया कि भैया कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग होता है लेकिन वो अधूरा मीनिंग होता है, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये हमारी स्पीच के सिंगल पार्ट की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेजेस के बारे में पूरा ओवरव्यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ही वॉज ऊपर वाले में और ही इज नीचे वाले में सब्जेक्ट और आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और रनिंग और डांसिंग ये आपकी मेन वर्ब है, तो इन सबको हटा दो। ऑन द रोड, ऑन द फ्लोर ये क्या है? आपके इस सेंटेंस के क्या है? ये आपके इस सेंटेंस के फ्रेज है। ठीक है, इस तरह से आपको इसे समझना है। बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अब ये जो फ्रेजेज है ना, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। इनके मतलब जो इनका सेंटेंस की बनावट है उसके हिसाब से देखिए, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, कंजक्शन फ्रेज, इंटरजेक्शन फ्रेज। तो ये इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में। तो अभी हम इनके अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमने बेसिक तो कंप्लीट किया ही नहीं है इंग्लिश का, है ना। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हमने जो बेसिक इसकी जो बातें थी फ्रेज की, वो हमने सीखनी है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। वैसे आगे हमें इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैंने आपको इसे समझा दिया है एक बार, ठीक है। तो फ्रेज के बारे में हमने सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्लोजेस के बारे में। किसके बारे में? क्लोजेस के बारे में। फ्रेज के बारे में लिखा हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ क्या होता है? वर्ड्स होता है। और उसमें क्या था फ्रेजेज में कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं था। यही तो पढ़ा था, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ये चीज हमने सीखी थी। लेकिन अब ये जो क्लोजेस है ना, ये बेचारे क्या करते हैं, फ्रेज ने बोला था भाई हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें आपकी वर्ब नहीं चाहिए, बाहर दूर ले जाओ, मेरे पास मत लाओ उनको, हम तो बिना सब्जेक्ट और वर्ब के ही ठीक है। लेकिन अब ये क्लोज क्या बोल रहे हैं कि भैया फ्रेज तुमको नहीं चाहिए ना, हमें दे दो, हम ले लेंगे सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसको हम ले लेंगे, उसके कॉम्बिनेशन को हम ले लेंगे, हमें कोई इससे नाराजगी नहीं है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है, हमें अच्छे लगते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको हमें दे दो। तो अब यहां पर क्या किया गया, अब यह क्लोज ने फ्रेज से जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो ले लिया। इसने बोला अब मैं इस्तेमाल करूंगा सब्जेक्ट और वर्ब को, और देख फिर मैं सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तुम तो अधूरा अर्थ रखते हो, है ना, फ्रेज तो अधूरा अर्थ रखते हैं, लेकिन ये संपूर्ण अर्थ रखेंगे। जो क्लोजेज होंगे ना, ये क्या करेगा, सेंटेंस को पूरा अर्थ देगा, जो उसका एक्चुअल में अर्थ होना चाहिए वो पूरा अर्थ देगा, जबकि फ्रेजेस ऐसे पूरा नहीं देते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए। जहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बिठेगा सेंटेंस में, वो आपका क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोज बन जाएगा, जहां पर भी आपको सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन बिठेगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट में वर्ब कौन कौन सी होती है? ये जो वर्ब है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है, एक्शन वाली वर्ब, मेन वर्ब। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना, ये सिंगल भी हो सकता है और वाक्य में दो बार भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही आएगा। ये तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस कर रहे हैं, इसलिए एक बार आपको हेल्पिंग वर्ब, एक बार ही सब्जेक्ट, एक बार ही वर्ब दिखती है। जब आप लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो उसमें पता नहीं कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, कितनी हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, कितनी वर्ब मिलेंगी, कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि जब हम सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के, जैसे अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तो मैं पूरा सेंटेंस क्या कर रहा हूं, जोड़ जोड़ के बोल रहा हूं, है ना, जोड़ जोड़ के हिंदी में बोल रहा हूं।
तो इसी तरह से जरूर नहीं है कि उसमें एक ही हो, उसमें कई भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन एक आप कैसे पहचानोगे कि भैया ये एक कंप्लीट है, एक जब आप पहचानोगे जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आपको दिख जाएंगी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको दिख जाएगा। देखिए यहां पर पहला सेंटेंस है राहुल इज गोइंग देयर। राहुल इज गोइंग देयर हिंदी में मतलब है राहुल वहां जा रहा है। राहुल कहां जा रहा है? वहां जा रहा है। अब इसमें देखिए यहां पर जो ये हमारा सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, इसमें राहुल क्या है? राहुल क्या है हमारा? राहुल है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये जो राहुल है ये क्या है हमारा? राहुल हमारा सब्जेक्ट है। और जो इज है ये क्या है? इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग क्या है? गोइंग हमारी मेन वर्ब है। और देयर एक तरह से आपके अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएगा, है ना। देखिए अब इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों वर्ब के अंदर काउंट कर लो आप, क्योंकि इसको वर्ब चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, है ना। देखिए तो राहुल इज गोइंग देयर, राहुल वहां जा रहा है। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी मिल गया और हमें वर्ब का कॉम्बिनेशन भी मिल गया। मतलब ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस आपका क्लोजेज के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हैं कि भैया ये एक पूरा क्लोज है ना। इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। आगे देखिए आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वॉचिंग क्या है? वर्ब है। और टीवी एक तरह से आपका अदर वर्ड से में आ जाएगा। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। तो आई हमें सब्जेक्ट मिल गया, एम हमें, और एम और वॉचिंग ये दोनों मिलकर क्या है? वर्ब मिल गई, है ना। ये दोनों क्या मिल गई? वर्ब। आई क्या है आपका? आई है आपका सब्जेक्ट। तो हमें क्या पता चला कि भैया सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, मतलब सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा क्या है? एक क्लॉज है। क्या है? एक क्लॉज है। एक ही सेंटेंस है, एक ही बार हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मिला है, तो मतलब ये एक ही क्लॉज है सेंटेंस में, ठीक है। इस तरह से इधर देखिए ही इज रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहा है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। और बुक्स आप अदर वर्ड्स में काउंट करोगे, ठीक है। तो इसमें भी सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसका कॉम्बिनेशन मिल गया। मतलब क्या हो गया? ये हमारे हो गए, क्या हो गए? ये हमारे हो गए आपके क्लॉजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लॉजेस को पहचान सकते हैं। मतलब हर एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है वो आपका क्लोज कहला सकता है, ठीक है। आप उसको क्लोज कह सकते हैं यदि वो एक संपूर्ण अपना जो सेंस है उसको दे रहा है। अभी जो क्लोजेस है ना, इनके भी टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, है ना। इस तरह से इनके टाइप्स होते हैं। अब फिलहाल आप इसको सीखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको क्लोजेस को कैसे पहचानना है। तो ये तो अभी तक हमने देखा था एक वाला जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब को कॉम्बिनेशन होगा। अब हम देखेंगे ये दो वाला जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होंगे। देखिए कैसे। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। एंड और ही इज रीडिंग बुक्स, मैं टीवी देख रहा हूं और वह किताबें पढ़ रहा है। मैं टीवी देख रहा हूं और वो क्या कर रहा है? वो किताबें पढ़ रहा है। ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां तक फुल स्टॉप देखिए, पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग आपकी वर्ब है और टीवी एक तरह से अदर वर्ड में आ जाएगा। तो देखिए एक तो आई सब्जेक्ट हो गया, एक देखिए मैं इधर लिख देता हूं इधर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक तो आई हो गया, है ना। और ये दोनों मिलकर एम और वॉचिंग आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई, ठीक है। इधर सब्जेक्ट और वर्ब को कॉम्बिनेशन मिला। उसके बाद इस सेंटेंस में आगे चलिए, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और इज और रीडिंग ये दोनों आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब हो गई, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमें मिल गया। तो अब यहां पर देखिए हमने क्या सीखा है कि इसको एक बार मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए अब हमने क्या सीखा है कि इसमें हमें दो कॉम्बिनेशन मिले सब्जेक्ट और वर्ब के, एक इधर मिला और एक इधर मिला। तो अब यहां पर क्या हो गई? यहां पर इस सेंटेंस में हमारे दो क्लोज हो गए। कितने क्लोज हो गए? दो क्लोज हो गए। इसी तरह से सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा कर दो तो आपको तीन भी इनके पेयर मिल जाएंगे, तो तीन क्लोज हो जाएंगे। चार है तो चार हो जाएंगे, पांच है तो पांच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, किसको? क्लोजेस को। समझ में आ गया। एक और देखिए, ही वेंट देयर बिकॉज सी हैड इन्वाइटेड हिम, ठीक है। अब ही क्या है? ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वेंट आपकी वर्ब है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट देयर, वह वहां गया, बिकॉज
सी क्या है आपका, सी है आपका सब्जेक्ट। हेड क्या है, हेड है आपकी हेल्पिंग वर्ब। इनवाइटेड क्या है, इनवाइटेड है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, तो देखा इधर सब्जेक्ट और वर्ब है, इधर सब्जेक्ट और वर्ब है, मतलब सेंटेंस में दो हैं तो दो क्लोज आपके इस सेंटेंस में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं क्लोजेस को। समझ में आ गया, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। इतने अच्छे से आपको मतलब कहीं पर जल्दी से नहीं मिलेगा, मिल जाएगा पर आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपके। आगे देखिए, तो हमने क्लोजेस को देख लिया, फ्रेजेस को अच्छे से देख लिया। अब ये जो क्लोजेस है ना, इनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको मेन क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसको डिवाइड किया गया है नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस में। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो इसको हम जब एडवांस की क्लासेस चलेंगी उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर हमने क्लोजेस को, क्लोजेस के टाइप्स को, फ्रेजेस को, फ्रेजेस के टाइप्स को एक बेसिक डेफिनेशन की, हाँ भाई अगर हमसे कोई पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं ना। ये जो वीडियो है लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। जिन बच्चों के अभी एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार में उनके समझ में नहीं आता है, उनको 2-3 बार एक वीडियो को देखना पड़ता है। तो आप इसको 2-3 बार देख लेना, फिर आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएंगे और कभी आप इनको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम एक चीज और देख रहे थे, क्या, वो था हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अच्छा ये प्रेडिकेट क्या है, देखिए वैसे ये जो नाम है ना क्लोज, फ्रेज, प्रेडिकेट, ये कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस ही होते हैं। आपके सेंटेंस के अंदर के वर्ड्स होते हैं, सिर्फ इनको एक नाम दे दिया, भैया इस चीज को आप इस नाम से पुकारना और ये वाली जो चीज है इसको इस नाम से पुकारना, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए प्रेडिकेट क्या करते हैं, प्रेडिकेट आपके सेंटेंस में वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कब कर रहा था, कैसा है, क्या चीज है, ये सब चीज हमें क्या देते हैं, प्रेडिकेट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट इज द वर्ड ऑफ और वर्ड ऑफ ग्रुप्स, ये एक वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है वर्ड्स का। ठीक है, विच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है, वो ही हमारा प्रेडिकेट होता है। अब देखिए, ही इज टॉकिंग अबाउट बुक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट बुक्स, वह किताबों के बारे में बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट बुक्स, वह किताबों के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब ही तो है आपका सब्जेक्ट और बाकी के जो वर्ड्स हैं ये हमें देखिए सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इज, इज क्या है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें बता रही है कि ये जो सब्जेक्ट जिस काम के बारे में बात कर रहा है सेंटेंस में ये कब का है, तो इज हमें बता रहा है कब का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है। तो देखिए बताया ना सब्जेक्ट के बारे में। टॉकिंग, ये क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, बात करने का काम कर रहा है, तो बता दिया ना सब्जेक्ट के बारे में कुछ। अबाउट, ये जो वर्ड है अबाउट किसके लिए यूज हुआ है, बुक के लिए, अबाउट बुक्स है ना भाई, बुक्स के बारे में कुछ बातें कर रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट के बारे में। देखिए ये जो बाकी के वर्ड्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है, वह किताबों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो आपके अदर वर्ड्स होते हैं ना वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह से राहुल आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज रीडिंग अ बुक, राहुल क्या कर रहा है, एक किताब को पढ़ रहा है। तो राहुल के बारे में ये जो बाकी के वर्ड्स है ना कुछ जानकारी दे रहे हैं। इज बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है, रीडिंग बता रहा है कि राहुल काम क्या कर रहा है, ए बुक बता रही है कि भैया मुझे पढ़ रहा है, मुझे पढ़ रहा है, ये राहुल है ना जो ये मुझे पढ़ रहा है, राहुल किताब को पढ़ रहा है ना। तो ये जो बाकी के वर्ड्स हैं ये आपके राहुल के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो बाकी के बचे हुए वर्ड है ना, जो सब्जेक्ट को छोड़कर बचे हुए हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, ये सब के सब आपके प्रेडिकेट के अंदर काउंट होंगे। किसके अंदर, प्रेडिकेट के अंदर काउंट होंगे। आगे देखिए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। अब आई क्या है, सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग मेन वर्ब, वाटर आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं पानी पी रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, आई को छोड़कर बाकी के जो वर्ड हैं ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, है ना। एम बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है, ड्रिंकिंग बता रहा है कि पीने का काम कर रहा है सब्जेक्ट, वाटर बता रहा है भैया मुझे पी रहा है, मुझे, मैं हूं जिसको ये पी रहा है ना सब्जेक्ट, मैं हूं वो। तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना। तो बाकी के जो बचे हुए वर्ड है, एम ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, प्रेडिकेट के अंदर आएंगे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं।
वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दे को छोड़कर बाकी जो वर्ड बच गए वो प्रेडिकेट के अंदर काउंट हो गए। तो यहां पर हमें क्या सीखने को मिला कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो वर्ड्स है ना वो सब के सब आपके प्रेडिकेट के अंदर काउंट होंगे यदि एक छोटा सा सेंटेंस है तो, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में हमें बता ही रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रेडिकेट को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रेडिकेट आपके समझ में आ गया, फ्रेजेस समझ में आ गए, क्लोजेस समझ में आ गए, मतलब अब आप समझदार बन गए। थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई हाँ हम भी कुछ सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत तो हमें पता ही चल गया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने इस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं, है ना, फ्रेजेस क्या होते हैं ये हमने अभी सीखा है। बताइए क्या होते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस वो होते हैं सर जो सब्जेक्ट और वर्ब इनको नहीं लेते हैं, उनके अलावा जो और वर्ड्स होते हैं ना जो अपने आप में एक सेंस रखते हैं परंतु पूरा सेंस नहीं रखते, है ना, उनको हम किसके अंदर